एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे। अब तक हम फलन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब तक हमने ये देखा कि किसी भी समुच्चय को संबंध बनाते हुए एक फलन कैसे बनता है और किस प्रकार से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो एक फलन है या नहीं है। और फलन है तो वो किस कैटेगरी का है, जैसे उसके प्रकार एक-एकी है, आच्छादक है, अंतर्क्षेपी है या बहुएकी है। इन सारी जानकारियों का यूज़ करते हुए हमें आज के इस टॉपिक को कवर करना है। हालांकि BSR राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा प्रतिलोम फलन के अधिकांश भाग को हटा दिया गया है। इस भाग में सिर्फ प्रतिलोम वृत्तीय फलन को ही रखा गया है, लेकिन फिर भी हमें प्रतिलोम वृत्तीय फलन को समझने के लिए एक सामान्य प्रतिलोम फलन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना जरूरी है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो हाँ दोस्तों, बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब तक हमने पढ़ चुके थे फलन के बारे में। तो फलन के लिए हमने अब तक ये देखा था कि हमारे पास जैसे कोई भी दो सेट हैं, जैसे हमारे पास ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है। तो पहले सेट के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट थे A, B, C फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ले लिया 1, 2, 3, 4। तो फलन होने के लिए सबसे पहले हमने इस बात को नोटिस किया था कि ये जो आपका पहले वाला फलन है x, ये दूसरे वाला फलन है y, या इस y को हम fx के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। तो हमने अब तक ये नोटिस किया था कि पहले वाला जो फलन है जिसको कि हम प्रांत कहते हैं, इस प्रांत के अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ से सभी एरो इधर यूज हो जाने चाहिए, चाहे वो किसी भी एलिमेंट के साथ अपना प्रतिबिंब बना रहा हो। ये जो आपके पास दूसरा सेट है y, इसके अंदर कुछ एलिमेंट जो हैं वो खाली रह सकते हैं। कब तक? जब तक अपने पास फलन की बात हो रही है। फलन, मान लो कि ये हमारे पास एक फलन है जो कि इस x से y की तरफ डिफाइन है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं x टेंड टू y। ये हमारे पास एक फलन है। अब हमें एक्चुअल में इस टॉपिक के अंदर करना क्या है कि हमें इस y से x की तरफ एक फलन को डिफाइन करना है जो कि बिल्कुल इस f फलन का रिवर्स होगा। तो काफ़ी हद तक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर मुझे यहाँ से कोई फलन इधर डिफाइन करना है तो उसके लिए जिस प्रकार से इस फलन f के लिए ये जो पहले वाला सेट अपना x था वो आपका डोमेन था, ये y उसके लिए कोडोमेन था, और ये जो एलिमेंट थे 1 और 2 वो उसके क्या थी? रेंज थी। ये 1 से लेके 2 तक के एलिमेंट थे वो क्या थी? उसकी रेंज थी।
ये बात हम पहले से जानते हैं फलन f के बारे में। अब चूंकि हमको y से x की तरफ हमें एक फलन डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए लॉजिक वही रहेगा कि ये अपने पास g एक फलन है, तो इसके लिए y वाला जो सेट हो जाएगा वो उसके लिए क्या हो जाएगा, डोमेन। यानी कि इसको लिखना चाहें, यहाँ पे अपने दोबारा लिखना चाहें, तो ये जो y वाला एलिमेंट है, जो सेट है 1 2 3 4, और इधर अपने पास x के एलिमेंट हैं a b c। अब हम यहाँ से इधर डिफाइन करना चाह रहे हैं कोई g फलन, जो कि इस प्रकार से है कि y टेंड्स टू x। इस फलन g के लिए y जो होगा वो हो जाएगा डोमेन, और x हो जाएगा अपना कोडोमेन। अब रेंज इस पे डिफाइन होगी कि जिस एलिमेंट के साथ वो अटैच है तो वो रेंज होगी। जैसे अगर ऊपर वाले ही एग्जाम्पल को ले लें, तो इसमें क्या हुआ है कि जैसे इस 1 के साथ a के 2 पूर्व प्रतिबिंब है। अगर इसी की बात की जाए तो जैसे ये इसके साथ ऐसे अटैच है और ये c अपना 2 के साथ अटैच है, तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि y जो आपका सेट है उस डोमेन के अंदर ये अपने पास 3 और 4 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि खाली रह रहे हैं। फलन के हिसाब से इस 3-4 एलिमेंट को ब्लैंक नहीं रहना चाहिए था, यहाँ से भी इधर एरो जानी चाहिए थी। अगर यहाँ से एरो किसी भी आगे एलिमेंट पे जाती होती तो हम कह सकते हैं कि जी एक फलन है, लेकिन यहाँ ये शेष या ब्लैंक रह जाने के कारण इसको हम फलन नहीं कह सकते। तो फिर दिए गए किसी भी फलन के लिए दिया गया कोई भी फलन हमारे को f फलन दे दिया x टेंड्स टू y, तो उसका f इनवर्स या प्रतिलोम जो कि y टेंड्स टू x होगा, वो कब संभव होगा? वो केवल तभी संभव होगा जब जो फलन आपका f है, ये f फलन आपका 1 होगा और ऑन टू होगा। अर्थात एक की आच्छादक फलन होगा, तभी उसका हम f इनवर्स निकाल सकते हैं। इस f फलन के एक की आच्छादक होने के बारे में आप लोगों को बात में समझ आ गई होगी कि जब फलन f 1 और ऑन टू या एक की आच्छादक होता तो उस कंडीशन में क्या होता कि ये 3 और 4 अपने ब्लैंक नहीं रहते। उस कंडीशन में ये होता कि जो f एलिमेंट है उसके सारे एलिमेंट, जैसे हम एक दोबारा डायग्राम से समझें, ये जो आपका a एलिमेंट है, सॉरी a b c और इधर भी
1 2 3। जैसे इनका रिलेशन होता 1 1 है तो 1 का 1 के साथ होएगा। इस केस में हमारे पास इस दूसरे सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो ब्लैंक नहीं है। 1 1 इधर से फलन कोई डिफाइन हुआ है f x टेंड्स टू y की तरफ, तो दूसरा फलन यहाँ पे g, या इसको f इनवर्स ही मान लें, f इनवर्स यहाँ से इधर डिफाइन हुआ है, तो वो एक प्रतिलोम फलन हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी और ख़ास बात क्या है जो कि हमें प्रतिलोम फलन ज्ञात करते समय ध्यान में होनी चाहिए कि किसी भी फलन की जब हम उसकी कैटेगरी का पता लगाते हैं तो उसकी कैटेगरी जो है वो 1 1 और ऑन टू होनी चाहिए, यानी कि एक एक एलिमेंट का एक एक प्रतिबिंब होना चाहिए और वो फुलफिल होना चाहिए, कोई भी ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। ये तो हो गई अपनी चैप्टर 1 के हिसाब से थोड़ी सी जानकारी जो कि एक सामान्य प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए हमें पता होनी चाहिए। हालांकि ये टॉपिक हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, फिर भी इस प्रतिलोम वर्तीय फलन यानी कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको बताना थोड़ा ज़रूरी समझा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात अब तक समझ में आ गई होगी। चलो हम अपने मूल टॉपिक की ओर चलते हैं। अब बात आती है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की प्रतिलोम वृत्तीय फलन। दोस्तों, अब तक आप ये बात जानते हो कि हमारे त्रिकोणमिति के अंदर 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यहाँ पे ये जो लास्ट में आया है कोसेक थीटा, इसका जो नया नाम है वो CSC हो गया है। हालांकि अभी पुराने बुक्स के अंदर यही नाम चल रहा है, लेकिन आने वाली नेक्स्ट बुक्स के अंदर इसका नाम CSC थीटा के नाम से आएगा। जितने भी डिजिटल उपकरण है आपके कंप्यूटर वगैरह, उनके अंदर तो इसको CSC के नाम से ही जाना जाता है, तो आप लोगों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हमारे कुल मिला के ये 6 त्रिकोणमितीय फलन है। इनकी डेफिनेशन या इनका अर्थ मतलब आप लोग जानते हैं, 11वीं क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है ना। तो अपने अब चलते हैं इनके प्रतिलोम निकालने की। हम जानते हैं कि प्रत्येक जो त्रिकोणमितीय फलन है वो हमें क्या देता है, एक वैल्यू देता है। ये जो आपके पास जैसे ये साइन थीटा है, ये साइन थीटा अपने को क्या देता है, एक वैल्यू देता है। साइन थीटा इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू को अपने कोई भी x मान सकते हैं, यानी कि ये एक क्या है, अपने को वैल्यू देता है। अगर मैं यहाँ से इस थीटा का मान यानी कि मैं एक एंगल का मान निकालना चाहूँ, एंगल मीन्स कोण, कोण का मान निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा, यहाँ इसको इस प्रकार से लिखूँगा
इसको पढ़ते हैं साइन, ये आपका साइन थीटा बराबर एक्स है, तो थीटा का मान आएगा साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात है कि अधिकांश बच्चे क्या गलती करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स को, ये जो ऊपर इनवर्स लिखा हुआ है, इसको क्या करते हैं एक्स की घात के रूप में समझ बैठते हैं और इसको ऐसे साइन एक्स, ये पावर माइनस एक है तो इसको नीचे करके ऐसे लिख सकते हैं। ऐसी गलती कुछ बच्चे करते हैं जो कि आप लोगों को नहीं करनी है। ये दोनों मान जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ जो आपको साइन इनवर्स एक्स दिया गया है, ये केवल और केवल एक संकेत है, एक संकेत है, यानी कि इनवर्स को प्रदर्शित करने का एक सिंबल है। हमें इसको इनवर्स के रूप में, यानी कि ये माइनस पावर घात एक जो है उसके रूप में इसको नहीं लेना है। हालांकि ये ट्रीट बिल्कुल ऐसे ही करता है। अपने जब एग्जाम्पल करने बैठते हैं तो जैसे मान लो बाहर लिखा हुआ है साइन, अंदर लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ से अपने ये समझते हैं कि इसकी पावर माइनस एक है और इसकी पावर एक है, तो ये आपस में कैंसल आउट होके अपने को एक्स आंसर दे देते हैं, और जो कि आंसर तो एक्स ही आता है, लेकिन ये पावर की वजह से कैंसल आउट नहीं होते हैं। ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट फंक्शन होते हैं। इस वजह से ये दोनों कैंसल आउट होते हैं और हमें वैल्यू x मिलती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का जो प्रतिलोम फलन है उसकी घात को, उसको घात के रूप में नहीं देखना है, उसको बल्कि एक संकेत के रूप में देखना है। तो जैसे इसका संकेत साइन इनवर्स x है, वैसे ही कोस का हो जाएगा कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोट इनवर्स x और सेक इनवर्स x और CSC इनवर्स x। तो अब तक हमने त्रिकोणमितीय फलनों की थोड़ी सी बेसिक जानकारी पढ़ी कि प्रतिलोम फलन जो होगा त्रिकोणमितीय फलन का, उसको किस संकेत के रूप में लिखा जाएगा, उसका क्या मीनिंग होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आप इस पॉइंट पे और ध्यान देना, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी कि जैसे ये जो साइन थीटा बराबर एक्स आता है, साइन थीटा का मतलब क्या होता है कि लंब बटा कर्ण। जब हम लंब और कर्ण की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो साइन थीटा हमें क्या देता है कि वैल्यू देता है। इसी प्रकार से जब साइन इनवर्स के अंदर एक वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एंगल मिलेगा, यानी कि आपके पास जो त्रिकोणमितीय का जो सिंपल फंक्शन होगा उसमें आपको इनपुट क्या कराना होगा, इनपुट तो हमें कराना होगा एंगल। इस बात को थोड़ा सा मैं नीचे यहाँ लिख देता हूँ। जो आपके सिंपल फंक्शन है, सिंपल फंक्शन जैसे साइन एक्स वगैरह है, सॉरी इसको थोड़ा सा ये लिखने में मुझे थोड़ी समस्या हो रही है। चलो, ये जो आपके पास साइन एक्स कोई फंक्शन है उसमें जो हम ये इनपुट देंगे, इसको जो इनपुट देंगे
वो क्या होगा, सॉरी इसको x की बजाय थीटा लेके चलें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि नॉर्मली हम एंगल देते होते हैं इसको ना, तो यहाँ पे हम थीटा लेके चलते हैं ताकि हमें थोड़ा सा इसको डिफाइन कर सके। जैसे साइन थीटा के अंदर इनपुट हम क्या देते हैं, इनपुट हम एक एंगल देते हैं, एंगल देते हैं ना, और हमें मिलता क्या है, मिलता कोई भी वैल्यू मिलती है, और उस वैल्यू को हमने मान लेते हैं कि लेट्स सपोज कर लेते हैं कि वो मान लो x है, यानी कि हमने एंगल इनपुट कराया और हमें वैल्यू मिली। जबकि जो त्रिकोण यानी कि इनवर्स फंक्शन होगा उसमें क्या होगा, उसमें हम वैल्यू को पुट कराएंगे, वैल्यू हमारा इनपुट हो जाएगा और आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हमारा थीटा हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, वो एंगल हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है ना, सिंपल सी जानकारी। हालांकि एंगल और जो वैल्यू है वो आपस में अलग नहीं है, इसको अपने अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ कि जैसे ये आप लोग देख रहे हो, ये हमारा ग्राफ है, इसमें जो y एक्स पे ये वैल्यू आ रखी है 0 1 2 3 4 5 6 7, इधर माइनस में 1 2 3 4 5 6 7 है ना, और ये अभी अपने को क्या दिख रहे हैं, अभी एंगल दिख रहे हैं। एंगल किस में दिख रहे हैं, रेडियन के अंदर। अगर अभी मैं इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज कर दूँ तो हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पे मैंने इस डिस्टेंस को x एक्स की डिस्टेंस को रेडियन में ले रखा है, अगर मैं इसको वैल्यू में ले लूँ तो देखो आपके पास, देखो x एक्स के अंदर क्या आ गया, और अपने पास वैल्यू आ गई। हालांकि ये दोनों चीज़ें सेम है, फिर भी हमें थोड़ा सा यानी कि क्वेश्चन को हल करते समय जो बुक में हमें क्वेश्चन मिलेंगे या पेपर में हमें क्वेश्चन मिलेंगे उसमें यानी कि एंगल और ये जो वैल्यू हैं ख़ास तौर पे रेंज ज्ञात करते समय या उसका जो मुख्य मान निकालना होगा उस समय ये बातें हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो इसको मैं एक बार वापस x वाली डिस्टेंस को एंगल में सेट कर देता हूँ। ओके, हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या रहेगा, अब त्रिकोणमितीय इन्वर्स जो यानी कि इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन है उसके क्वेश्चन करना जो है वो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान सा काम है। लेकिन आसान सवाल होने के साथ साथ कई बार हमसे गलती भी हो जाती है। गलती कैसे कि जैसे अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल देता हूँ, है ना। अपने एक सवाल करके देखते हैं ना। अपने पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल दे रखा है, बुक के अंदर ये दिया भी हुआ है, आप लोग देखोगे इसको। एग्जांपल नंबर कितना है मेरे को ध्यान में नहीं है, लेकिन एग्जांपल ऐसे दे रखे कि जैसे मान लो हमें बाहर लिखा है साइन एक्स और अंदर दिया है साइन इनवर्स। अब देखो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वैसे ये क्या चीज़ है, अंदर आपके पास है इनवर्स, तो इनवर्स जो है वो क्या इनपुट लेगा, वो कोई वैल्यू लेगा। वैल्यू लेगा तो मेरे को यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, है ना। और अगर इसी को ही मैं ऐसे लिखना चाहूँ
कि जैसे मान लो साइन इनवर्स और साइन, और यहाँ पे लिखना चाहूँ मैं, अब ये साइन है तो ये क्या इनपुट लेगा, ये इनपुट एंगल का लेगा। एंगल का मतलब ये π/2 मान लो कोई अपने एंगल ले लिया। अब इसका रिजल्ट अपने को क्या आ रहा है, अपने ये सोचेंगे कि ये प्रतिलोम फलन है तो ये कैंसल आउट हो करके हमारे को एक रिजल्ट देंगे। ये इन्वर्स फंक्शन है, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, तो ये भी कैंसल आउट हो करके हमें क्या रिजल्ट देंगे, ये हमें π/2 देंगे। अब देखने में सिंपल सा लग रहा है कि जैसे साइन अंदर है और साइन इनवर्स बाहर है, या कोई भी अंदर बाहर हो, आपस में कैंसल आउट होके हमें आंसर इजीली आ रहा है। तो हमें और सारी प्रॉपर्टियां पढ़ने की है ना, या इनकी रेंज, डोमेन, व्यापक मान निकालने की क्या जरूरत पड़ती है। तो इसका कोई एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे अपने को यहाँ दे दिया साइन इनवर्स साइन 2π/3, ये हमें क्वेश्चन दे दिया। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सीधा देखा बाहर साइन इनवर्स है अंदर साइन है, तो ये आपस में कैंसल आउट होके आंसर जी हमें मिलेगा गुरुजी 2π/3। तो बताओ क्या ये आंसर सही है? ऊपर वाले के हिसाब से तो सही लग रहा है, लेकिन ये आंसर सही नहीं है, ये आंसर सही नहीं है। तो आप कहोगे कैसे सही नहीं है? ये अपने को तब पता चलेगा जब हम लोग क्या करेंगे, ये जो अपना त्रिकोणमितीय इनवर्स फंक्शन है और ये जो अपने पास त्रिकोणमितीय फलन है, इन दोनों के अपने को रेंज और डोमेन पता होंगे, मुख्य मान पता होंगे। जब तक अपने को इनकी रेंज और डोमेन पता नहीं होंगे तब तक अपने ऐसी ही गलतियां करते जाएंगे, क्योंकि जो आपका साइन इनवर्स होता है उसकी रेंज कहाँ तक जाती है? उसकी रेंज जाती है क्लोज्ड इंटरवल के अंदर -π/2 से लेके π/2 तक रेंज है। और ये एंगल कितना है? एंगल ये हो गया आपका 2 × 60 यानी कि 120 डिग्री का एंगल है। तो इस रेंज के अंदर नहीं आ रहा, रेंज के अंदर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो अपना फलन, ये जो साइन इनवर्स x है ये अपना फलन नहीं होगा। साइन इनवर्स x जो होगा वो अपना फलन नहीं होगा। तो ये जो त्रिकोणमितीय फलन है ना, सारे के सारे जो अपने इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, ये जो 6 के 6 त्रिकोणमितीय यानी कि इनवर्स फंक्शन है, ये सारे के सारे वैसे अगर इनकी फुल रेंज के अंदर या फुल डोमेन के अंदर, को डोमेन के अंदर इनको देखा जाए तो ये अपने आप में एक फलन होते ही नहीं है। पहली बात तो ये। अब आप लोग कहोगे कि क्यों नहीं होते? अब इसको फलन जानबूझ करके बनाया जाता है। साइन इनवर्स x, ये जितना भी त्रिकोणमितीय सर्कुलर फंक्शन है, इन सभी को फलन बनाने के लिए इनकी जो रेंज है, जो क्राइटेरिया है, वो छोटा कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। जैसे अपने अभी थोड़ा सा इसके अंदर यहाँ पे आपको मैं डायग्राम के अंदर दिखाऊं।
चलो अपने चलते हैं इसके साइन इनवर्स है। ये मेरे को लगता है नीचे चला गया काफ़ी। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं। और हम यहाँ देखते हैं अभी ये हमारे पास एक साइन इनवर्स का फंक्शन है। ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये साइन इनवर्स एक एस एक्स का कोई फंक्शन बना हुआ है। और ये फंक्शन कब तक है? जब तक इसकी जो रेंज है, अब इसके अंदर आपका जो डोमेन होता है वो क्या होता है? ये जो एक्स, ये आपकी एक्स एक्सिस है, यहाँ से लेके ये आपकी एक्स अक्ष है, ये अपनी एक्स अक्ष है। ये जो रेडियन में लिखे हुए हैं, ये इस एक्स अक्ष के जितने भी इनपुट हैं वो अपने डोमेन के होते हैं। और ये जो वाई अक्ष के जितने भी काउंटिंग 1 2 3 4 लिखी हुई है, ये इसके कोडोमेन के होते हैं। अब अगर यही ग्राफ को अपने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखा जाए तो ग्राफ यहाँ से जाएगा, यहाँ से होता हुआ ये यहाँ जाएगा, है ना। यहाँ से होता है ऐसे करके इस तरीके से जाएगा। तो होगा क्या कि जैसे अपने मान लो अब यहाँ पे ये 0 डिग्री और ये आपका है 90 डिग्री π/2, ये आपका π/4 है ना। और यहाँ जो बीच में कोई एंगल होगा, मान लो 10-15 डिग्री का जो भी एंगल होगा, यहाँ से अपने जैसे इसमें लाइन डालेंगे, है ना। यानी कि इस सपोज करो, एज्यूम करो कि 10 या 15 डिग्री का कोई कोण है, वो साइन एक्स के अंदर अपने इनपुट डालेंगे तो अपने को इस वाई एक्स की तरफ तो यहाँ भिड़ेगा इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट पे भिड़ेगा। और दूसरा जैसे यहाँ से कोई अपने किया तो वो यहाँ भिड़ जाएगा। एक एज्यूम करके चल रहे हैं अपने, है ना। यहाँ भिड़ जाएगा। और अगर यही लाइन आगे अपने पास ड्रा हुई, ये लाइन आगे अगर अपने ड्रा करी तो क्या होगा? ये लाइन यहाँ से आगे जाएगी तो जैसे ये कर्व अपना यहाँ से घूम के ऐसे जाएगा तो यहाँ इस पॉइंट पे कहीं और भिड़ेगा। यानी कि इनपुट अपने एक दे रहे हैं और y में अपने को आउटपुट 2 मिल जाएंगे। आउटपुट क्या मिल जाएंगे? अपने को 2 आउटपुट मिल जाएंगे। और जबकि आउटपुट तो अपने पास 2 हो ही नहीं सकते। एक फंक्शन की बात करें, जैसे एक ये अपने पास फंक्शन है, ये अपने पास साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है। इसमें मैं कह रहा हूँ जी अपने पास यहाँ पे कोई मान लो 10 डिग्री या 5 डिग्री का कोई भी एंगल मैं यहाँ डाल दूँगा, एंगल डाल लूँगा तो एक तो कहेगा कि 10 डिग्री पे मान लो जी आपके पास ये 0.7 के आसपास, है ना, आउटपुट आ रहा है। एक मैं कह दूं कि यानी कि इसी 10 डिग्री से, यानी कि यहाँ पे इसी 10 डिग्री से जब ये ग्राफ ऐसे आएगा तो यहाँ भी कहीं भिड़ेगा तो उस इसी एंगल का एक और आउटपुट आ जाएगा, यहाँ कोई भी 2 पॉइंट या ऐसा कुछ। तो अपने क्या कह सकते हैं कि एक ही यानी कि डोमेन के एक ही एलिमेंट से 2 एरो संभव कैसे हो सकती हैं? नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन में तो फिर ये जो साइन इनवर्स एक्स या जो भी साइन इनवर्स थीटा जो है वो आपका एक फलन रहेगा ही नहीं, फलन रहेगा ही नहीं, है ना।
फलन रहेगा नहीं तो फिर क्या करें, इसको फलन बनाने के लिए, फलन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना अपने पास, ये दो जहाँ से ये भिड़ रहा है, ये ना आए इसके लिए क्या करें, इसको यहीं तक ही ले लें, इसी ए पॉइंट तक ही ले लें इसको। तो फिर क्या होगा, यहाँ से इसको यहाँ तक लेंगे तो फिर ये आगे क्रॉस नहीं करेगा, है ना। तो अब आप लोग समझ गए कि जितने भी त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन हैं, उनको फलन बनाने के लिए उनकी जो रेंज है उसको छोटा कर दिया जाता है। जब रेंज छोटी हो जाएगी तो यानी कि किसी भी एक एलिमेंट के आपको दो प्रतिबिंब नहीं मिलेंगे, सारों के एक एक प्रतिबिंब होंगे, है ना। यहाँ कोई और होगा, यानी कि कोई और, जैसे मान लो 2.5 पे कहीं और मिलेगा। यानी कि हमने अभी तक पहले ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन निकालना है तो 1 1 और ऑन 2 होना ही चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तो उसका इनवर्स फंक्शन नहीं निकलेगा। तो आज मेरा क्या टॉपिक है, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले इन फंक्शन की जो रेंज है, डोमेन है, वो मैं आपको बता पाऊँ। अरे कहाँ जा रहा है, ऊपर नीचे आ जा। चलो, मेरे को लगता है ये बारी बारी से इधर उधर जाना चाह रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी सिस्टम की प्रॉब्लम है, हैंग हो रहा है ये। तो अब हमारा क्या मेन काम है, पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि जो अपने को 6 त्रिकोणमितीय फलन दिए गए हैं ना, उनकी रेंज, डोमेन क्या है, रेंज क्या है और उनका ग्राफ कैसे बनता है। अपने थोड़ा सा इन चीज़ों की ओर फोकस कर लें ना। तो चलो, मैं एक बार ये जो आपका पॉइंट है, इन पॉइंट को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये अपने एक बार एग्जांपल समझा इसको, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अपने जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ नीचे अपने फंक्शन लिखते चलेंगे और यहाँ पे अपने लिख लेंगे प्रांत या डोमेन, और यहाँ लिख लेंगे अपने रेंज। तो पहला फंक्शन अपने लेके चलते हैं साइन एक्स। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यानी कि जो सिंपल फंक्शन है ना, सिंपल ट्रायंगुलर फंक्शन जो है, ट्रायंगुलर फंक्शन। अभी अपने सिंपल ट्रायंगुलर फंक्शन की बात कर रहे हैं, जो कि आप जानते हो साइन एक्स, कोस एक्स वो सारे होते हैं ना। तो अपने पहले बात करते हैं साइन एक्स की। तो साइन एक्स का प्रांत ढूंढने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, साइन एक्स का अपने ग्राफ लेते हैं। पहले इस ग्राफ को रिमूव कर देते हैं और ये हमारे पास आ गया साइन एक्स का ग्राफ। देख सकते हो आप,
साइन एक्स का ग्राफ अपने को दिखाई दे रहा है, कैसे है। अब मैंने जानबूझ के यहाँ पे एक्स अक्ष के ऊपर ये एंगल जो है, जो वैल्यू जो है, इनको मैंने रेडियन में ले रखी है, क्योंकि थोड़ा सा अपने को समझने में सहूलियत रहे इसलिए। क्योंकि साइन एक्स जो है वो क्या एक एंगल इनपुट लेता है। अगर यहाँ पे अपने लिख देंगे साइन 1 लिखेंगे तो बहुत अजीब सा लगेगा, है ना। और जबकि उसी को ही अपने एक एंगल इनपुट देंगे तो अपने उसका मीनिंग भी समझ जाएंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया है, ये जो एक्स अक्ष है इसके ऊपर मैंने एंगल ले रखे हैं जो कि रेडियन के अंदर हैं, और जो वाई अक्ष है वो आपका आउटपुट है ही। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इनपुट जो अपने दे रहे हैं, सॉरी, इनपुट जो अपने दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, एंगल, यानी कि एक्स अक्ष का इनपुट दे रहे हैं। तो आप ये मान के चलो कि जो इनपुट अपने दे रहे हैं वो डोमेन एक तरह से क्या होता है अपना, मान थोड़ा सा ये आप इसको मान सकते हो कि ये अपना इनपुट के जैसे काम करता है, और ये जो रेंज वगैरह होती है एक तरह से ये आपका आउटपुट होता है। कह नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा आप इसको एज्यूम करके चलोगे तो आसानी रहेगी। अब जैसे साइन एक्स के अंदर अपने क्या क्या इनपुट करें कि आपको क्या आउटपुट मिले। इनपुट ये एक्स वाली वैल्यू अपने इनपुट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका ग्राफ जो है वो कहाँ तक जा रहा है। ये पॉइंट कौन सा ड्रा हो गया, चलो ये है ना। अब इसका इधर सरका के देखें, हाँ, तो ये तो बढ़ता ही जा रहा है, ये ख़त्म होने वाला तो है नहीं। या इसको थोड़ा सा और छोटा करके देखें, ये देखो कितना छोटा कर लो चाहे, ये लाइन कभी टूटेगी नहीं, ये आपकी चलती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स फंक्शन के अंदर जो हमारा डोमेन है या इनपुट जो है वो एक रियल नंबर है, यानी कि इस एक्स अक्ष पे कोई भी जो वैल्यू है वो इसको इनपुट कराई जा सकती है। ये इसका डोमेन हो गया। अब इसकी रेंज की बात करें तो हमें ये देखना है कि इसका जो आउटपुट आ रहा है वाई अक्ष की तरफ, ये जो आपकी वाई अक्ष है इस वाई अक्ष की तरफ कितनी ऊंचाई पे जा रहा है और कितनी इसकी डेप्थ पे जा रहा है। तो अपने इसकी ऊंचाई देखेंगे तो ऊंचाई अपने पास, ये देखो ऊंचाई ऊपर इसकी 1 इकाई है और नीचे -1 इकाई है। इसको जितना मर्जी इधर उधर घुमा के देख लो ये उतना ही रहेगा दोनों तरफ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका साइन एक्स फंक्शन है उसकी रेंज जो है वो इस देखो इस 1 को बिल्कुल टच कर रहा है, -1 को भी टच कर रहा है। तो इस की जो रेंज होगी वो क्लोज्ड इंटरवल में -1 से लेके 1 तक होगी। ठीक है, तो ये अपना साइन एक्स फंक्शन हो गया। अब ऐसे ही बात करते हैं कोस एक्स फंक्शन की। तो पहले कोस एक्स फंक्शन को अपने देख लेते हैं। साइन एक्स को वैसे थोड़ा सा आप, हालांकि साइन एक्स कोस एक्स एक जैसी होते हैं, बस थोड़ा सा इसको शुरुआत करने की होता है कि साइन एक्स जैसे यहाँ 0 को टच करता हुआ 90 डिग्री पे 1 हो जाता है। अपने जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 और 90 साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो साइन 0 पे 0 और 90 डिग्री पे 1। तो यहाँ से ऐसे ऊपर उठना शुरू हुआ, पाई पे वापस 0 हो गया, 3π/2 पे वापस नीचे चला गया, ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है ना। अब अपना कोस का ग्राफ देखें। कोस में चलता वैसे ही है, लेकिन ये जो ऊपर उठा हुआ है ये 0 डिग्री पे कोस का मान 1 होता है, तो ये 1 पे होएगा।
और 90 डिग्री पे 0 हो जाएगा और वैसे ऊपर नीचे होता रहेगा। तो इसमें भी अपने इसको इधर उधर करके देखेंगे तो अपने को इसका जो डोमेन है वो आर ही मिलने वाला है, और इसकी जो रेंज है वो भी आप देख सकते हो कि 1 से लेकर -1 तक इसकी रेंज रहेगी। उसके बाद अपना तीसरा फंक्शन है tan x। tan x को अपने देखें तो tan x का ग्राफ ऐसे होता है ना, खड़ी सी टेढ़ी टेढ़ी थोड़ी सी लाइनें। अब इसको हम वही बात है, यहाँ भी यही देखना है कि x जो आपकी अक्ष है ये कहाँ से आ रही हैं लाइनें और कहाँ तक जा रही हैं। तो ये लाइनें जो है इन्फिनिटी से आ रही हैं और इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं। इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, इन्फिनिट टू इन्फिनिट होगा, है ना, इन्फिनिटी होगा क्या। नहीं सॉरी, इन्फिनिटी नहीं होगा। इसका जो डोमेन होगा यानी कि एक रियल नंबर तो ये है ही, जैसे बाकी में भी रियल था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी क्या चीज़ बची हुई है। जैसे ये जो π/2 वाला एंगल है ना, -π/2, -3π/2, π/2, ये 3π/2, ये वाली जो लाइन है ये y वाली, ये वाली लाइन पे ये कहीं भी टच नहीं कर रहा। अपने को ऐसे लग रहा है कि ये जाके इसको टच करेगा, है ना, यहाँ ऐसे लग रहा है कि टच कर गया होगा, लेकिन अपने इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके देखेंगे ना तो ये इसको टच नहीं करी। ये देखो, यानी कि इसको ये टच नहीं करेगा। अब दूर से देखेंगे तो ये टच कर रहा है, ऐसे लग रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ जहाँ, थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ ये आपके π/2 के एंगल हैं या π/2 के मल्टीपल में जो जो एंगल हैं, उन एंगल के ऊपर जो आपका यानी कि डोमेन अगर वो ले लेते हैं अपने, अगर वो डोमेन ले लेते हैं तो इसका आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि अगर अपने ये मान लो π/2 का इनपुट दे दिया, 10 को π/2 का इनपुट दे दिया, तो 10 π/2 की वैल्यू कितनी होती है, अपने जानते हैं कि इन्फिनिट होती है, कोई वैल्यू होती नहीं उसकी। तो इसका मतलब हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी कि उसका कोई प्रतिबिंब नहीं होगा। तो अब उसको फंक्शन बनाने के लिए फिर क्या किया गया कि इस R में से रिमूव कर दिया 2n + 1 π/2, इसको कम कर दिया। देखो इसको ही क्यों कम किया, क्योंकि n की जगह जैसे यह वैल्यू रखोगे 0 रखोगे तो ये हो गया 1, यानी कि 1 π/2, 2 रखोगे तो 4, और ये हो गया आपका 5 π/2, 3 π/2 के, हाँ 1 रखोगे तो देखो 2 और 1 3 π/2, ये सारी वैल्यू प्लस माइनस में आती जाएंगी। तो अब आप समझे कि 10x को फंक्शन बनाने के लिए क्या किया, इस रियल नंबर में से ये वाली वैल्यू को हटा दिया। जैसे ही डोमेन में से ये वैल्यू निकाल दी गई तो 10x एक फंक्शन बन गया। चलो ये फंक्शन तो बन गया, अब इसकी रेंज को देखते हैं कि रेंज इसकी क्या आएगी। तो रेंज हमारे सामने है, दिखाई दे रही है रेंज। ये इसको ऊपर नीचे ये ख़त्म होने वाले हैं ही नहीं, ख़त्म होने वाले नहीं हैं, तो इसका मतलब ऊपर तक जितने भी ये y अक्ष ऊपर जा रही होगी नीचे जा रही होगी,
वो सारा का सारा रियल नंबर जो भी होंगे वहाँ तक इसकी रेंज होगी। 10x का डोमेन और रेंज हमें पता चल गई। अब बात करते हैं कोटेक्स की। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ बार बारी से। अब अपने बात कर लेते हैं कोट एक्स की। तो कोट एक्स का ग्राफ अगर अपने देखें तो कोट एक्स का भी होता ही इस प्रकार का ही है थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ, तो हम कोट एक्स का मान देख रहे हैं। ये अपने सामने कोट एक्स का ग्राफ आ गया। अब कोट एक्स के ग्राफ के अंदर हम डोमेन देखें तो वही है कि इधर आर से आर तक होगा, है ना। छोटा करके देख लो, ये चलता ही जाएगा। नेक्स्ट आर से आर तक चलेगा। तो अब आप आइडिया लगा सकते हो, लगाओ थोड़ी देर अगर आइडिया लगाना चाहते हो तो। इसका डोमेन क्या बनेगा? आर तो आपको समझ में आ गया होगा कि आर तो होगा, लेकिन क्या आर में से कुछ कम होगा या आर ही रहेगा? तो थोड़ा सा आप ग्राफ को और ध्यान से देख लो। मैं थोड़ा सा आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ भी सेम वही कहानी लग रही है। ये देखो, दिखाई दे रही है। देखने में से लग रहा है कि वो लाइन को टच कर रहा है, लेकिन टच नहीं कर रहा। तो अब अपने को ये देखना है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे वो इसको टच नहीं कर रहा। तो जगह अपने सामने है। कौन सी जगह है? एक तो ये जीरो वाली जगह है, और एक ये पाई वाली जगह है, 2 पाई वाली जगह है, 3 पाई, 4 पाई, डॉट 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 डॉट, n पाई वाली जो जगह होगी वहाँ पे ये टच नहीं करेगा। यानी कि n पाई का कोई भी इनपुट अगर इसको मिला तो उसका कोई प्रतिबिंब हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें प्रतिबिंब जरूरी चाहिए, क्योंकि कोटेक्स को एक फंक्शन बनाना है। तो इसलिए यहाँ हमें n पाई को रिमूव करना पड़ेगा r में से। जब r में से इसको रिमूव कर देंगे तो इसका डोमेन कंप्लीट हो गया। अब इसकी बात रही रेंज की। रेंज आपके सामने दिखाई दे रही है कि रेंज तो कंटिन्यू चल रही है। वाई एक्स की तरफ इसका ग्राफ जो है कहीं भी नहीं टूट रहा, है ना। टेढ़ा भले ही हो रहा हो लेकिन जा ही रहा है ना। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी वो आर हो जाएगी। रेंज आर हो गई। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट ग्राफ आ जाता है सेक का। सेक एक्स का। सेक एक्स के ग्राफ के अंदर अपने देखें, यहाँ पे मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा हूँ। हालांकि वो एक मिस्टेक तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको ना अपने इसको ध्यान में रखने के लिए ये जो अपने साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स लगाए है ना, इसको अपने एक्स को थीटा मान के चलें तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। इसको मैं वो तो एक इनपुट ही देना है।
को एक नाम ही देना होता है, वो अपने यहाँ थीटा मान के चले तो ज़्यादा सही रहेगा। उसका रीज़न है क्योंकि मैंने आप लोगों को एक्स को एज ए वैल्यू की तरह ट्रीट करना बताया था, तो यहाँ पे अपने थीटा लगा के चलते हैं। जब आप लोग इसके नोट्स बनाओगे इस टेबल की, तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, है ना। एक्स अपने जो इन्वर्स फंक्शन आएंगे उसमें एक्स यूज कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये अब सेक एक्स का ग्राफ आप लोगों के सामने है। सेक एक्स के अंदर अपने देखना चाहें डोमेन, यानी कि इस एक्स वाली अक्ष के ऊपर ये जो ग्राफ है वो कितने दूर तक जा रहा है, तो ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसका मतलब आर क्या है, इसका डोमेन हो गया आर। आर तो चलो अपने लिख दिया। अब इसमें से कुछ कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको देखने के लिए लाइनों को देखना पड़ेगा ध्यान से। जैसे ये वाली लाइन, थोड़ा सा इसको और जो बड़ा करके देखते हैं। हाँ, 0 से लेके जैसे ये π/2, यहाँ डाउट हो रहा है कि ये लाइन इसको टच कर रही है कि नहीं कर रही, ये लाइन इसको टच कर रही है या नहीं कर रही, तो अपने को जाके देखना पड़ेगा ना। सेक के अंदर वही कहानी होने वाली है। देखने में तो लग रही है कि ये टच करेगी, लेकिन टच नहीं करेगी। टच नहीं करेगी तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट अपने को कम करना है। वैसे भी अपने जानते हैं कि जो सेक है, सेक का π/2 पे यानी कि 90 डिग्री पे अपने वैल्यू निकालेंगे तो वो अपने को इन्फिनिट मिलने वाली है। इन्फिनिट मिलने वाली है यानी कि वो कहीं भी इसको टच नहीं करेगी। तो यहाँ भी वही है कि n π/2 वाली वैल्यू कम होंगी। कौन सी? इसके जैसे सेम टू सेम 2n + 1 π/2। और इसके रेंज की बात करें तो रेंज देख लेते हैं, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। ऊपर तो अपने को पता ही है आर तक की है, या यूँ मान लो कि इन्फिनिट से लेके यहाँ तक आ रहा है, इस लाइन तक आ रहा है, 1 तक आ रहा है। वाई का जो ग्राफ है वाई वाली अक्ष पे 1 से लेके ऊपर ऊपर तो सारी जगह है, और इधर बात करें तो -1 से लेके नीचे नीचे जो है वो सारी जगह है। तो कहाँ तक नहीं है? -1 से लेके 1 तक नहीं है। यानी कि अपने बात करें तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं कि r तो है, रियल नंबर तो है, लेकिन इसमें से कम क्या है। अब यहाँ अपने को ये देखना है कि ये जो आपको 1 दे रखा है वो 1 इंक्लूड है ना, 1 इंक्लूड है साथ में, और ये जो -1 है ये भी इंक्लूड है। तो इसका मतलब ओपन ब्रैकेट के अंदर कम होगा ये, -1 और +1, यानी कि ये ओपन ब्रैकेट। ये आप लोग समझते हो ओपन ब्रैकेट, ये मैंने ऊपर दोनों क्लोज्ड ब्रैकेट लगाए। क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब ये है कि वो ये जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है वो साथ में इंक्लूड है, और ओपन ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये जो -1 वैल्यू इंक्लूड नहीं है। यह इंक्लूड क्यों नहीं की है? क्योंकि हमें इस 1 से जो नीचे नीचे वाला एरिया और -1 से ऊपर ऊपर वाला एरिया को माइनस करना है, ना कि 1 को और -1 को भी। अगर ये ग्राफ 1 तक नहीं होता या -1 तक नहीं होता तो हम यहाँ क्लोज्ड इंटरवल करके इसको घटाते, क्योंकि हमें 1 से कम वाली वैल्यू को ही घटानी है, इसलिए हमने ओपन ब्रैकेट रखा है। ये बात आप समझ गए। अब उसके बाद नेक्स्ट आ गया CSC, यानी कि कोसेक थीटा।
कोसेक थीटा का ग्राफ देखें तो हमें मिलने वाला है ये, लेकिन इससे पहले ऊपर वाले को हटाएं, सेक वाले को हटा देते। ठीक है, ये ग्राफ हमें मिल गया किसका, कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा की बात करें तो इसमें भी डोमेन को देखें, एक्स एक्स पे कहाँ तक ये ग्राफ जा रहा है, ये भी इन्फिनिट तक ही जा रहा है कि पूरे आर तक ही है। तो अपने आर तो यहाँ पे लिख ही देते हैं। अब इसमें से कुछ कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो अपने को चेक करना है। तो अपने देख सकते हैं कि एक तो ये पाई पे डाउट हो रहा है ना, 0 पे डाउट हो रहा है, 0 का 0। तो ये अपने ये जानते हैं कि यानी कि अब ये जो पाई आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, 3 पाई आ रहा है, 4 पाई, यहाँ इसके ब्रेक होने की संभावना है। तो अपने इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखना पड़ेगा। वैसे देखें तो ये वही है, लग तो रहा है कि भिड़ रहा है लेकिन ये नहीं भिड़ेगा, ये देखो, है ना। तो इसमें भी क्या है, यानी कि जो जो पाई के मल्टीपल हैं, 1 पाई, 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, जितने भी हैं उन सारों पे ये ब्रेक होगा। यानी कि सेम टू सेम ये वाली सिचुएशन बनने वाली है, -n पाई। ये इसका डोमेन हो गया। अब इसकी रेंज क्या हो गई, रेंज भी पता कर लेते हैं। रेंज में वही है कि ऊपर r से लेके नीचे r तक रियल नंबर होगा, लेकिन कुछ इसमें घटेगा। क्या घटेगा, वो यही है कि 1 से नीचे नहीं आ रहा है, -1 से ऊपर नहीं जा रहा है, ओपन ब्रैकेट के अंदर ही है। तो लॉजिक कम कर दिया, -1, 1। तो अब तक हमने पढ़ लिया है दोस्तों ट्रायंगुलर फंक्शन की रेंज, डोमेन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब इसको याद रखना है। याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल थोड़ा सा, ये एक तो भागता बहुत है ऊपर नीचे। याद रखने के लिए आप इसको कैसे रखोगे याद, जैसे साइन कोस ये दोनों जोड़े में ही हैं, तो इसको अपने ऐसे याद रख लेंगे। साइन और कोस का ग्राफ दिमाग में थोड़ा बिठा लो, किस तरीके से जाता है ऊपर नीचे, है ना। यानी कि आर, दोनों का डोमेन आर ही है, और रेंज इनकी -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल में है। और उसके बाद आ जाता है टेन थीटा का मान अपने को पता है कि ये 90 डिग्री पे, यानी कि π/2 वाले एंगल पे इसका मान इन्फिनिट होता है, जो कि डिफाइन नहीं है। डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब यानी कि ये आपको जो दे रखे हैं π/2, 2n+1 π/2 के मल्टीपल जो भी होंगे वो रिमूव करने पड़ेंगे आर में से। तो ये इसका डोमेन हो जाएगा r-2n+1 π/2। ऐसे ही कोस के सेक के साथ होगा, क्योंकि सेक में भी 1/cos थीटा होता है। कोस थीटा में π/2 का वैल्यू यानी कि 0 हो जाएगा। 0 होते ही वो वैल्यू क्या देगा आपको, 1/0 यानी कि इन्फिनिट वैल्यू देगा। तो वो ये मान भी r-2n+1 π/2 डोमेन हो जाएगी। इन दोनों की टेन और कोट दोनों की जो रेंज है वो आर ही रहेगी, है ना।
सिंपल है। और उसके बाद अपने कोट बच गया और कोसेक बच गया। कोट और कोसेक में r माइनस एन पाई इसका डोमेन है दोनों का, और कोट की जो रेंज है वो तो r रहेगी, लेकिन कोसेक की रेंज r माइनस ओपन ब्रैकेट -1, रहेगी। तो इस प्रकार से इसको आप लोग टेबल को अच्छी तरह से उतार लेना है ना, और इसके सवाल अपने करेंगे। थोड़ा बहुत रेंज को ध्यान में रखेंगे तो आसानी से सवाल हो जाएंगे और अपने समझ में भी आ जाएंगे। ये जो ट्रायंगुलर फंक्शन की अपने डोमेन रेंज अपने जो देखी है वो तो इसका एक शुरुआत थी। अब मेन बात तो अब शुरू होगी। क्या? कि अपने को करना है, एक तो ये पेज ऊपर नीचे ना बहुत परेशान कर रहा है ये। चलो धीरे धीरे लेके चलते हैं इसको। हाँ, या लिखना शुरू कर देते हैं, फिर शायद नहीं जाएगा। अब उसी प्रकार से चलते हैं, पहले लेके चलते हैं अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनके डोमेन और रेंज पता लगाना ना। चलो करते हैं स्टार्ट। पहले अपने वही फंक्शन ले लिया, दूसरा अपने डोमेन ले लिया, और तीसरा अपने रेंज ले लिया। रेंज या इस रेंज, हाँ रेंज ही कहेंगे, या इसको अपने मुख्य मान भी कह सकते हैं, यानी कि इसका मुख्य मान लेके चलना है। क्योंकि पूरा मान लेके चलेंगे तो जो इनवर्स फंक्शन है वो तो एक फंक्शन रहेगा ही नहीं। तो उसको फंक्शन बनाने के लिए अपने उसका मुख्य मान लेके चलेंगे, यानी कि रेंज का कुछ पार्ट। तो सबसे पहले अपने ले लेते हैं साइन इनवर्स x, यहाँ लेते हैं x, पहले थीटा लिया था ना, और कोस इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x के ग्राफ पे आ जाते हैं अपने, ये कोसेक वाला रिमूव कर देते हैं, साइन इनवर्स x। ये देखो, ये अपने पास साइन इनवर्स x का ग्राफ है। ये जियोजेब्रा एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। इसको आप लोग अपने फ़ोन के अंदर इस्तेमाल करके भी ये सारी इक्वेशन लिख करके आप डायग्राम बना सकते हो। अब इस ऐप ने क्या करके बताया अपने को ये बताया है कि साइन इनवर्स x को एक फंक्शन अगर बनाना है तो उसका ग्राफ यहाँ से लेके इतना ही रखना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ही रखना पड़ेगा। हालांकि इसका जो ग्राफ है वो जाता तो आगे तक ऐसे, जैसे यहाँ आ रहा था ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वैसे ये भी वाई एक्स पे दाएं बाएं चलता जाएगा ऐसे। लेकिन उस कंडीशन में वो एक फंक्शन नहीं रहता। तो फंक्शन बनाने के लिए इसने क्या किया कि इसका कुछ पार्ट ले लिया, यानी कि मुख्य मान ले लिया इसका। चलो अब इसके डोमेन और रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वही बात है
कि हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है, यानी कि हमें इसके अंदर वैल्यू पुट करानी है और एंगल मिलना है। तो वैल्यू पुट कराने के लिए ये जो एक्स अक्स है अपनी, इस एक्स अक्स के जो हमने रेडियन बना रखे हैं, पहले तो इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लो एक्स अक्स वाले को तो अपने वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं और वाई अक्स को अपने रेडियन बना देते हैं। ये अपने पास बन गए, ठीक है। ये अपने पास वैल्यू आ गई और ये रेडियन में आ गया। तो अपने बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स के डोमेन की। यानी कि अब इसमें आप देख सकते हो कि एक्स अक्स पे कितनी वैल्यूज को इनपुट करा सकते हो। -1 से लेके -1 वैल्यू दे सकते हैं या -0.5 वैल्यू दे सकते हैं, ये यहाँ तक वैल्यू दे सकते हैं। यानी कि 1 डालेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा, 0.5 डालेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा, 0 डालेंगे तो 0 मिलेगा, यहाँ तक मिलेगा। इस 1 से अपने आगे नहीं जा सकते, 2 इनपुट अपने नहीं दे सकते। 2 इनपुट देंगे तो आगे कहीं मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब -1 से लेके 1 तक का इसको इनपुट दे सकते हैं साइन इनवर्स एक्स को, और क्लोज्ड इंटरवल में -1 से लेके 1 तक अपने इसको इनपुट अवेलेबल करा सकते हैं। तो ये हो गया इसका डोमेन। और रेंज का मतलब, रेंज अब देखते हैं वही वाई एक्स पे इसकी रेंज देखो कहाँ से, -π/2 से लेके π/2 तक जा रहा है, वो भी क्लोज्ड इंटरवल में। -π/2 से लेके π/2 तक, ये हो गया इसका मुख्य मान। कोस एक्स की बात करते हैं। कोस एक्स का ग्राफ देखते हैं तो इसका डोमेन -1 से लेके 1 तक, -1 से लेके 1 तक, और रेंज वही इस 0 यानी कि इस वाई वाली लाइन के ऊपर अपने पास ये 0 से लेके ऊपर 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 कहाँ तक जा रहा है, पाई तक जा रहा है। तो ये हो गया आपका 0 से लेके क्लोज्ड इंटरवल में पाई तक, ठीक है। इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई, इन दोनों का मीनिंग एक ही है। ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, ऐसे थोड़ा याद करना मुश्किल रहता है, इसलिए मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, है ना। चलो उसके बाद आ गया tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का ग्राफ देखते हैं। ये तो इस प्रकार से एक आड़ी लाइन आ गई ना। आड़ी लाइन को अपने देखें तो ये इन्फिनिट तक जाएगी, यानी कि एक्स अक्स पे इन्फिनिट, यानी कि पूरे रियल नंबर से लेके रियल नंबर तक आ रही है और आगे जा भी रही है। अब इसका जो डोमेन है वो तो आ रही होगा, और इसकी रेंज देखें तो ये कहाँ तक जा रहा है, -π/2 से ऊपर और π/2 से नीचे। अब क्या ये π/2 को साथ में लेगा या नहीं लेगा, तो आप खुद देख सकते हो कि यानी कि tan का मान जो है वो π/2 पे इन्फिनिट होता है, इसलिए tan इनवर्स भी नहीं लेगा। तो ये जो इसका ग्राफ जाएगा ये इसका ग्राफ जाएगा -π/2 से ऊपर, और यानी कि ओपन इंटरवल के अंदर -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल, ठीक है।
नेक्स्ट आ गया अपने पास कोट इनवर्स कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स एक्स देखो, जियोजेब्रा के अंदर कोट इनवर्स एक्स लिखने का तरीका ये है, पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। मेरा काफ़ी समय तो इसी ने ख़राब कर दिया। जियोजेब्रा ऐप के अंदर मेरे को लिखना था कोट इनवर्स एक्स, काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद मेरे को मिला पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स, जिसका मीनिंग भी कोट इनवर्स एक्स ही होता है, जो कि शायद अपने सवाल में भी आएगा, आगे उसका प्रूफ आएगा। तो इसका ग्राफ हमारे सामने है, वही ये तो आ रही है डोमेन, तो डोमेन अपने पास आर, डोमेन अपने पास आ गया आर। इसकी रेंज कितनी होगी? रेंज इसकी हो जाएगी जी 0 से लेके पाई तक जा रहा है, लेकिन वही बात है कि 0 से ऊपर होगा और पाई से नीचे होगा। तो ओपन इंटरवल के अंदर हो जाएगा 0, पाई। अब उसके बाद आ गया अपना सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स को देख लेते हैं। सेक इनवर्स एक्स भी ये रहा। सेक इनवर्स एक्स को लिखते हैं इस ऐप के अंदर कोस इनवर्स 1/x। तो इसका ग्राफ थोड़ा अलग टाइप का है, आप देख सकते हो कैसे है। यानी कि एक्स अक्ष पे पूरी लाइन है, लेकिन ये बीच में बस थोड़ा सा टुकड़ा जो है वो ब्रेक हो रखा है। जितना ब्रेक हो रखा है उतना अपने माइनस कर देंगे। यानी कि आर होगा, आर में से क्या ब्रेक हो रखा है, -1 से लेके 1 के बीच वाली वैल्यू को कम करना है, ओपन ब्रैकेट में कम करना है, क्योंकि 1 और -1 तो साथ में इंक्लूड आ रखे हैं ग्राफ में। तो ओपन ब्रैकेट में अपने कम कर देंगे 1, -1 कम हो जाएगा। तो ये इसकी डोमेन हो गया। और रेंज की बात करें तो रेंज ये ग्राफ 0 से लेके पाई तक जाएगा। 0 साथ में इंक्लूड है, पाई भी साथ में इंक्लूड है। यानी कि 0 से लेके पाई तक जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ क्या इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड नहीं है ये पाई बाई 2 की वैल्यू। पाई बाई 2 पे ये यहाँ जाके जो है वो इसको नहीं भिड़ेगा। ये देखो कितने ही आगे कर लो चाहे इसको, ये गैप मिलेगा ही मिलेगा, ये है ना। ये पाई बाई 2 की जो वैल्यू है वो इधर भी नहीं मिलेगी ना इधर मिलेगी। तो इसमें से अपने को कम करना है पाई बाई 2। उसके बाद आता है कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देख लेते हैं। इसको उठा के ये कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, इसमें भी वही है कि आर रहेगा, कम क्या करना है वो देख लेते हैं। इसमें 1 तक इंक्लूड हो रखा है, -1, वही है। ओपन इंटरवल में 1, -1 कम हो जाएगा। और ये कितना जा रहा है, ये आ रहा है अपना, थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं।
-π/2 से लेके और ये π/2 तक आ रहा है, -π/2 से लेके π/2 तक आ रहा है। और क्या नहीं आ रहा है, ये जो 0 डिग्री वाला एंगल है ये नहीं आ रहा है, -0। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने ये ट्रायंगुलर फंक्शन के डोमेन रेंज और इनवर्स ट्रायंगुलर फंक्शन के डोमेन रेंज हमने यहाँ पे पता लगाए। अब इनको याद रखने का तरीका, ये जो अपने पास इसमें ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ जो है ना, वो त्रिकोणमितीय फंक्शन के अंदर अपने को डोमेन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने को रेंज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। रेंज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो डोमेन तो बिल्कुल सिंपल से ही है, ये देखो साइन और कोस के तो -1,1 क्लोज्ड इंटरवल है, टेन कोट के जो हैं वो दोनों के आर हैं, और सेक कोसेक के आर माइनस ओपन ब्रैकेट में -1,1 दोनों के सेम है। अपने को ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद जो रखने वाली चीज़ है वो ये है, ये अपने को याद रखने वाला ये ज़्यादा अपने को याद रखना पड़ेगा, इसकी अपने को ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप इसको याद कैसे करोगे, या तो इसी तरीके से याद कर लो, या दूसरा एक विकल्प और है कि इनके अपने ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप बना लेते हैं, वो ठीक रहेगा ना। अरे क्यों परेशान कर रहे हैं। प्रतिलोम वर्तीय फलन की रेंज या फिर मुख्य मान याद रखने के लिए इनके थोड़े से ग्रुप बना देते हैं। जैसे याद इसको ऐसे रखो, साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, इनका एक ग्रुप बना लेते हैं। और कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, इनका दूसरा ग्रुप बना देते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स की जो अपने पास रेंज आएगी वो क्लोज्ड इंटरवल में -π/2 से लेके π/2 तक है। टेन इनवर्स की जो रेंज आएगी वो ओपन ब्रैकेट के अंदर π/2 से लेके -π/2 से लेके π/2 तक है। और कोसेक की जो रेंज आएगी वो क्लोज्ड इंटरवल में -π/2 से लेके π/2 तक है, और इसमें कम करना है 0 को। इधर दूसरे ग्रुप में देखें तो जो कोस
इन्वर्स एक्स है, इसकी जो रेंज आएगी वो क्लोज्ड इंटरवल में 0 से लेके पाई तक, ये ओपन ब्रैकेट में 0 से लेके पाई तक, और ये वापस फिर क्लोज्ड ब्रैकेट में 0 से लेके पाई तक। लेकिन इसमें कम क्या करना है, पाई/2 कम करना है। तो इस तरीके से आप इनकी जो रेंज है वो याद रख सकते हो। ये केवल रेंज याद रखने का तरीका है। डोमेन तो ऊपर वाले तरीके से सही याद रहेंगे। तो थैंक्स दोस्तों, इतने समय के लिए आप लोगों ने टाइम दिया और इस टॉपिक को गहराई से समझने के लिए आप मेरे साथ बने रहे। तो इतना तो कहने लायक हुई कि आप मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आने वाले साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, गुड नाइट।